तो छात्रों, क्या हाल है आपके। आज मैं फिर आपकी अगली क्लास लेकर आया हूँ और अगली क्लास आपकी जो है वो बीपीएससी के लिए खासकर है। और इससे पहले मैंने बताया था कि आपको मौर्य काल में कैसे कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो अब थोड़ा सा मौर्योत्तर बिहार के बारे में आते हैं। ठीक है, तो मौर्योत्तर बिहार में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य का अशोक के बाद जो है कि कोई ढंग का शासक वगैरह ये रहा नहीं। जब ढंग का जब शासक नहीं होगा और जो शासक थे हमारे अशोक वो चले गए, जैसे धर्म की तरह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जब कोई राजा अपनी फर्ज को भूल कर संत बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके देश की क्या स्थिति होगी, आसपास के जो उसके दुश्मन हैं वो क्या करेंगे। तो यही सब वजह थी कि ये मौर्य साम्राज्य धीरे 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 अशोक के बाद जो है वह पतन की कगार की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, और अंततः जब मौर्य साम्राज्य की पतन हो जाती है तो भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वंशों ने अपने अपने राज्य को स्थापित। सबसे पहले क्या हुआ था ना कि वो अशोक का जो साम्राज्य था पूरा, वो दो भागों में बट गया। अब दो भागों में बंटने के बाद क्या होता है कि अलग अलग भाग से जो छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जो जिसकी जितनी क्षमता होती थी वह अपने क्षमता अनुसार उतना जगह लेकर खुद को राजा या जो भी है वो घोषित कर देते थे। और इसी सिलसिले में मगध एवं बिहार के क्षेत्र में शुंग वंश आते हैं, कण्व वंश आते हैं। और कण्व वंश के बाद जो होता है कुषाण वंश भी आता है, सातवाहन भी आते हैं, आंध्र। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वंशों का उदय होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे ये शुंग के बारे में, शुंग एवं कण्व वंश के बारे में। ये दो अलग अलग वंश है, शुंग एवं कण्व जो है। तो मैं शुंग वंश की बात करता हूँ। तो शुंग वंश आप देख सकते हैं 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा है। और इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या करने के बाद। और शुंग वंश की जानकारी हमें धनदेव का अयोध्या लेख जो है या वेशनगर जो विदिशा के नाम से जिसको हम जानते हैं वो मध्य प्रदेश में पड़ती है, इसका गरुड़ स्तंभ लेख है। फिर इनके बारे में हमें ये पता चलता है कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम एवं पतंजलि का एक बुक है महाभारत से, इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश जो है इसकी स्थापना आपको पता है कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब ये पुष्यमित्र शुंग जो है कहा जाता है कि यह पहला ब्राह्मण वंश है जिसने मगध पर पहली बार शासन किया। ठीक है, तो इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने, आप देखिए, मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहां एक और बाहरी आक्रमण, चाहे यवन हो या जो भी ये आक्रमण कर रहे थे, उससे रक्षा की, वही दूसरी ओर वे अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था तथा वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करने की प्रयास किया। और प्रयास क्या हुए, इसमें सफल भी हुए। इसी कारण उनका जो काल है उसको हम वैदिक काल या फिर हम वैदिक पुनर्जागरण काल के नाम से भी जान सकते हैं या जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ एवं यवनों के साथ युद्ध किया जिसमें उसे विजय भी प्राप्त हुई। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने मगध
के ऊपर अपना अधिकार जमाकर, जहां ये जो मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था। चलिए अब देखते हैं ये पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद उसका पुत्र राजा बनता है। उसके पुत्र का क्या नाम है? अग्निमित्र शुंग। ठीक है, अग्निमित्र यह क्या है? शुंग वंश का अगला राजा बनता है। और उसने कुल 8 वर्षों तक अर्थात 140 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, और अग्निमित्र जो है ये कालिदास की एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसका नायक भी है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसी की हत्या वसुमित्र ने कर दी तथा शुंग वंश का अंत कर दिया। हालांकि शुंग वंश का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ, तो कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था इनका। साम्राज्य, इनकी साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो पाटलिपुत्र थी। शासन की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। इसी समय ग्राम, जो शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन सांची एवं भरहुत तथा बोध गया के बौद्ध स्तूपों को और भव्य बनवाया था। अब इनका नष्ट करने के पीछे मेन कारण वही था कि जो भी इनकी शरण में गया उनका अंत हो गया, जैसे कि अशोक। इस वजह से वे चाहते थे कि जो चारों तरफ ये बौद्ध ही बौद्ध है ये ना हो कुछ हो और बृहद पैमाने पर हो। अब छोटा मोटा जिसको देखो उसको जैसे क्या कहते हैं, ये दुकान की तरह। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। लेकिन 3 जो है, एक बोध गया, सांची और एक भरहुत, ये 3 जगह के बौद्ध स्तूपों को न केवल रिपेयर कराया बल्कि उस पर चित्रकारी भी करवाई और उसको एकदम सुंदर सा ऐसा बनाया कि लोग उसको देखने के लिए पर्यटक आज भी जाते हैं इन जगहों पे। ठीक है, शुंग वंश के शासन काल में जो सिक्का चलता था, मुद्रा चलता था, वह स्वर्ण मुद्रा को निष्क कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, सुवर्ण कहा जाता था, स्वर्ण मासिक इत्यादि कहा जाता था। तांबे के सिक्के भी चलते थे, उसको कारसापन कहते थे, वो शायद कम वैल्यू का होगा। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का भी उदय होता है और इस काल में लौकिक संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का एक मुख्य योगदान था और इन्होंने ही महाभाष्य लिखा था और शुंगकालीन वास्तु शिल्प के उत्कृष्ट नमूने बोध गया से प्राप्त होते हैं। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों तरफ एक छोटी सी पाषाण वेदिकाएं मिली है जिसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो थे यहाँ पे इनके 2 मेन लोगों की पुस्तकों से, रचनाओं से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। एक तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे मिलती है और दूसरा कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, इनसे भी मिलती है। ठीक है, और इनको अध्ययन करने के बाद ही हमें इस सच्चाई का पता चलता है। उनके पुस्तकों में तो बहुत सारी चीज, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि ये शुंग वंश ने जैसे 2-2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे और अश्वमेघ यज्ञ का मतलब तो आपको पता है कि घोड़ा छोड़ा जाता है एक यज्ञ के बाद, एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद। वह घोड़ा जहां भी अपने मर्जी से जा सकता है वहां तक इसका साम्राज्य माना जाता है और इन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार किया था ये चीज। ठीक है, और जिन्होंने इस शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग, वे खुद को राजा कभी नहीं माने, वे एक सेनापति की तरह काम किए। ठीक है,
और इस तरह हमने देखा कि शुंग वंश का उदय कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ, ठीक है। और शुंग वंश के बाद कौन आता है, कण्व वंश। अब शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। उसकी हत्या करने के बाद उसी का अमात्य ने, वसुमित्र ने एक नए वंश की स्थापना की, और वो नया वंश क्या था, कण्व वंश कह सकते हैं, कण्व राजवंश। ये शुंगों के समान ही ये भी ब्राह्मण थे। वसुमित्र ने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद भूमि मित्र, नारायण और सुशर्मा ने शासन किया। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था, जिसकी हत्या आंध्र जातीय भृत्य सिमिक द्वारा कर दी जाती है, और सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व वंश का भी अंत हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने किसी की हत्या करी है तो फिर आपकी भी तो हत्या करने वाला कोई आ जाता है ना। तो इन्होंने क्या करी थी, ये शुंग वंश का जैसा क्या कहते हैं वो समाप्त कर दिया था, हत्या कर दिया था उसके आखिरी शासक जो था देवभूति का। तो इनके भी जैसे क्या कहते हैं कि आने वाले वंशज का हत्या हो जाती है, और फिर वहां पे एक नए राजवंश की स्थापना होती है। जैसे इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना किया था, और वो नया राजवंश कौन है, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कार्डफिशस द्वारा की जाती है या की गई थी। लेकिन इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क था, और ये कनिष्क के बारे में आप जानते होंगे, शक संवत इन्हीं के द्वारा या इन्हीं की काल में जैसे क्या कहते हैं निकली थी। और कनिष्क जो शासन बना था वह कब बना था, 75 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी राजधानी कनिष्कपुर, जिसको आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, अथवा पुरुषपुर में स्थापित की। कनिष्क ने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के दौरान ही मगध तक के क्षेत्र को जीत लिया था, तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पाटलिपुत्र से उठा लिया और अपने राजधानी पुरुषपुर ले गया। और अश्वघोष ने ही कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था, यही कश्मीर में कुंडलवन, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वही अश्वघोष ने, जिसको उठाकर ले आए थे, ठीक है। और कुषाण कालीन पुरातात्विक अवशेष बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कुषाणों के पतन के बाद वैशाली के लिच्छवियों ने मगध पर शासन किया, लेकिन इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण वंश के पतन के बाद मगध के क्षेत्र में शक मुरुंड का शासन स्थापित था, ठीक है। चलिए, अब जो है कुषाण वंश के बाद अब हम आते हैं गुप्तकालीन बिहार। गुप्त काल तो हम जानते ही हैं, लेकिन गुप्तकालीन बिहार, गुप्त काल में बिहार की क्या स्थिति थी, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मौर्य के समय मगध जो भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु था, उसके पतन के बाद मगध पर शुंग वंश का शासन हुआ, फिर कण्व आया, फिर कमजोर ब्राह्मण वंशों का भी शासन रहा। और इसी समय कुषाण, शक आदि ने भी मगध पर आक्रमण किया तथा शासन किया। लेकिन चौथी शताब्दी सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाई, और भारतीय इतिहास में मगध एवं पाटलिपुत्र के केंद्रीय महत्व को स्थापित किया। जो इसका महत्व जो था अशोक के बाद लगभग समाप्त होती जा रही थी, इसको पुनः या पुनर्जीवित करने का काम आपका गुप्त वंशी था।
हालांकि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे महाराजा श्रीगुप्त थे, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। इनका पुत्र घटोत्कच था, इनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है, जिसका शासनकाल 319 से लेकर 335 ईस्वी तक था। 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ होता है, जिसका संबंध वल्लभी संबंध से होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन दे देगा किस गुप्त वंश ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो नाम याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बनता है वहां का शासक? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का बहुत नाम है, भारत का नेपोलियन कहा गया है इसे, इसीलिए याद रखेंगे। और इनका जो शासन काल होती है वह 335 से 375 ईस्वी तक होता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। सर्वप्रथम उसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिलाया। उसने पंजाब, असम, नेपाल, बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसने शक और कुषाण शासकों को भी पराजित कर दिया, ठीक है, और पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र एवं मालवा को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। इसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। इनमें हूनों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। हून शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया। 6ठी शताब्दी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित थी, ठीक है। गुप्त काल जो था वह विद्या, कला और संस्कृति जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता था। आप कह सकते हैं कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। अब स्वर्ण युग क्यों कहा जाएगा, ये अब थोड़ा खुद दिमाग लगा ले। जब मैं ये कहता हूं स्वर्ण युग, तो हम उसको तब मानेंगे जब उसकी प्रजा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जब उसकी प्रजा जैसे चाहूं ओर से सुरक्षित महसूस करेंगे, जब उसकी प्रजा बिना भय के रहेंगे, जब उसकी प्रजा की जैसे कमाई काफी ऊपर तक होगी, जब उसकी प्रजा जो है अपने राजा से बहुत खुश होंगे, तभी तो उसको स्वर्ण काल कहेंगे ना, ठीक है। चलिए राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, देखिए यहां भी वही चीज दे दिया, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विकास के कारण इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लीजिए जो मैंने कहा। चलिए इस काल के विख्यात विद्वानों में जो उस समय जो विद्वान थे वो थे बराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुन जानते ही होंगे। ब्रह्मगुप्त के नाम जो है ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र भी जो है, जो आज हम गणित या खगोल शास्त्र ज्योग्राफी की जो बात करते हैं वह भी इसी काल की देन है, इसी वंश की देन है, ठीक है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई, जो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके संस्थापक कुमारगुप्त था। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केंद्र बना, जहां बड़ी संख्या में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी छात्र आते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया। वह बिहार के क्षेत्र में आया और 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। कला के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा का महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण, केवल अवशेष मात्र रह गए हैं। चलिए मगध के परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
छठी शताब्दी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी हमें कुछ अभिलेखों के द्वारा मिलती है, जिनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद क्षेत्र से हुई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है, जो अभिलेख मिलती है उस सबसे। उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। मगध क्षेत्र पर शशांक का आक्रमण हुआ, जिसने बौद्धों एवं धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बोधगया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई थी। देवगुप्त ने शशांक से समझौता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन को पराजित किया और इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसको काम तमाम कर दिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष शासन के काल तक बिहार का इतिहास काफी संघर्ष का साक्षी अर्थात गवाह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इन करते हैं 7वीं शताब्दी के आरंभ में। जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार का कुछ भाग उसके नियंत्रण में था। हर्ष की मृत्यु के बाद बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई, जिसके प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा जी। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। इसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसका राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार तक विस्तृत था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का भी पतन हो जाती है। इस वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने उसकी हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन जो चीनी यात्री था युआन च्वांग 635 ईस्वी के समय जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र नगर जो है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे तिथि क्रम है, कहां से कहां तक को जैसे किस काल कहा गया है आप देख सकते हैं। प्राचीन काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल जो है वह हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल जो है वह ऋग वैदिक काल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद है 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार का काल माना जाता है। 800 ईसा पूर्व सतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख मिलता है। 600 से 500 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण एवं 16 महाजन पदों का काल के नाम से जाना जाता है। 663 से 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के जीवन काल के लिए दिया गया है। चलिए 544 से 492 ईसा पूर्व मगध नरेश बिंबिसार का काल तथा मगध का उत्कर्ष माना गया है। 540 से 468 ईसा पूर्व बर्धमान महावीर का जीवन काल माना गया है। 500 ईसा पूर्व वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना होती है। 492 से 460 ईसा पूर्व आजाद शत्रु का मगध राज्य पर तथा वैशाली पर विजय मिलती है। 490 ईसा पूर्व में आजाद शत्रु द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 460 से 444 ईसा पूर्व मगध में उदय भद्र अर्थात उदयन का शासन काल रहा। 455 ईसा पूर्व जो है उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। इसके बाद 413 से 344 ईसा पूर्व मगध के शिशुनाग वंश का शासन रहती है। 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 344 ईसा पूर्व महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। 322 ईसा पूर्व में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित कर नंद वंश का अंत कर दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि 322 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा है। 315
ईसा पूर्व मेघास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र में आगमन होता है, यानी मेघास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन होता है। 298 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार का शासनकाल। 272 से 232 ईसा पूर्व अशोक महान का शासनकाल। इसके बाद क्या होता है, 261 में अशोक के द्वारा कलिंग विजय, और उसके बाद शपथ, और फिर अशोक का बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना होता है। 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के पड़ोसी देशों में उसका प्रचार किए जाते हैं। फिर 185 ईसा पूर्व में क्या होता है, अभी मैं बताया हूँ आपको, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है ना बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और मौर्य वंश अंत हो जाती है। ठीक है, और ये शुंग वंश की स्थापना होता है। ठीक है, और मौर्य वंश का अंत, उसके बाद पाटलिपुत्र तथा डेमेस्ट्रियस का आगमन होता है। फिर क्या होता है, 185 से 72 ईसा पूर्व शुंग वंश का शासनकाल रहा है। इसके बाद 72 से 27 ईसा पूर्व स्कंद वंश का शासनकाल रहा है। ये सब मैंने अभी भी आपको बताया हूँ। 319 से 335, अभी तक हम ईसा पूर्व में थे, अब हम आ गए हैं ईस्वी में। मगध में चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल, अर्थात हम गुप्त साम्राज्य का जैसे उदय कह सकते हैं, ये होती है। 319 में क्या होता है, गुप्त संवत आरंभ होती है। 335 से 375 में समुद्रगुप्त का शासनकाल रहता है तथा समाज विस्तार का आरंभ, यानी साम्राज्य विस्तार का आरंभ हो जाती है इनके काल में। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। 375 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल रहता है, और इसी काल को जो है सांस्कृतिक प्रगति के कारण प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। 405 से 411 ईस्वी में क्या होता है, चीनी यात्री फाहियान जो है उसका क्या कहते हैं, ये भ्रमण काल का रहता है, वो घूमने के लिए भारत आते हैं। 414 से 455 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल और नालंदा विहार की स्थापना होती है। 455 से 467 ईस्वी में क्या होता है, स्कंदगुप्त का शासनकाल होता है, और इन्हीं के टाइम में हुनों का आक्रमण भी होता है। 467 से 494 ईस्वी में बुद्ध गुप्त का शासनकाल और गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाती है। 500 में मगध क्षेत्र पर हुनों का आक्रमण होता है। 495 ईस्वी से 510 ईस्वी तक भानुगुप्त का शासनकाल तथा गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह समाप्त हो जाती है। फिर 530 ईस्वी में क्या होता है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का जैसे उत्कर्ष होता है। 606 से 641 ईस्वी में थानेश्वर एवं कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार होता है। 635 में चीनी यात्री युआंग चुआंग का भारत आगमन होता है, और 673 में चीनी यात्री सिंह का भारत आक्रमण होता है। और इस तरह हमने देखा कि ये कालानुक्रम भी हमने सारा अभी तक जितना पढ़ाया था वहां तक का मैंने आपको बता दिया हूं। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।